नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। इस व्याख्यान द्वारा विद्यार्थी कॉलरिज के विषय में जान सकेंगे, कॉलरिज के काव्य संबंधी विचारों को जान सकेंगे, कॉलरिज के दार्शनिक विचारों को समझ सकेंगे, कॉलरिज के कल्पना विषयक दृष्टिकोण को समझ सकेंगे, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत से परिचित हो सकेंगे और इसके साथ ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कॉलरिज के महत्व और कॉलरिज की देन के विषय में भी जान सकेंगे। सबसे पहले हम कॉलरिज का सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कॉलरिज, उनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। उनका जन्म 1772 ईस्वी में ओटेरी सेंट मैरी, डेवोन, इंग्लैंड में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1834 में हाईगेट, इंग्लैंड में हुई। कॉलरिज की शिक्षा दीक्षा क्राइस्ट चिकित्सालय और कैम्ब्रिज में हुई। कॉलरिज विद्यार्थी जीवन से ही बड़े प्रतिभाशाली और एक बड़े अच्छे पाठक और बड़े अच्छे वक्ता थे। कॉलरिज का जो स्थान है वह अंग्रेजी के स्वतंत्रतावादी कवियों में, विचारकों में सर्वोच्च स्थान है। कॉलरिज की जो प्रसिद्ध रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसी में उनका मुख्य रूप से कल्पना सिद्धांत हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही कॉलरिज प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ के मित्र थे और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ही उन्होंने लिरिकल ब्लेड्स की रचना की थी। दोनों की ये संयुक्त रचना है। कॉलरिज ने काव्य और दर्शन को हम कह सकते हैं तत्व चिंतन, इन दोनों का एक समन्वय स्थापित किया और उनके गहन संबंध की चर्चा करते हुए ही अपने काव्य सिद्धांतों की उन्होंने प्रतिष्ठापना की। कॉलरिज के सामान्य परिचय के बाद हम जान लेते हैं कि उनकी काव्य संबंधी अवधारणा क्या है। तो कॉलरिज के अनुसार काव्य है वह एक ऐसी रचना है, ऐसी कृति है जो विज्ञान की कृतियों से सर्वथा भिन्न है। काव्य का जो लक्ष्य होता है वह सत्य होता है और उसका जो मूल, जिसका हम उसे प्रयोजन कह सकते हैं या उसका उद्देश्य कह सकते हैं, वह आनंद की प्राप्ति, और यह आनंद संपूर्ण कृति से प्राप्त होता है तथा यह आनंद कृति के किसी एक अवयव से नहीं, संपूर्ण कृति का एक समन्वित प्रभाव उस आनंद के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा उन्होंने ये बायोग्राफिया लिटरेरिया अपनी जो पुस्तक है उसमें उल्लेख किया है। इसके पश्चात हम देखते हैं कॉलरिज के दार्शनिक विचार, क्योंकि उन्होंने दर्शन और काव्य का एक प्रकार से समन्वय किया है। तो दर्शन के क्षेत्र में उनका मौलिक चिंतन है। दर्शन और तत्व चिंतन को आधार बनाकर ही उन्होंने अपने काव्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनका मानना है कि संसार के सभी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वे भ्रम के विषय हैं या भ्रम के विचार हैं और संसार उन्हीं विचारों की, उन्हीं विषयों की प्रतिमूर्ति है। ब्रह्म कल्पना है, वह बाह्य प्रकृति को ब्रह्म के सामने रखती है। संसार उसी ब्रह्म की कला है और मानव चेतना विश्व चेतना के अनुकूल है, उसके अनुसार है। जैसे ब्रह्म कल्पना बाहरी प्रकृति को ब्रह्म के सामने रखती है, उसी प्रकार मानव कल्पना है वो प्रकृति के क्षेत्र में मानव मन को उसके सामने लाती है। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि संसार है वो ब्रह्म की प्रतिमूर्ति है। संसार ब्रह्म का आत्मज्ञान है, उसी प्रकार मानव का संसार मानव का आत्मज्ञान है, उनका ये मानना है। यानी उनके विचार है वो ब्रह्मवादियों से मिलते हैं। वे आत्मा और ब्रह्म और आत्मा में अद्वैत भी मानते हैं, माया का भी उल्लेख करते हैं, जो भारतीय ब्रह्मवाद, भारतीय तत्ववाद के चिंतन के
समकक्ष उनका ये चिंतन ठहरता है। इसी संदर्भ में वे कल्पना का भी उल्लेख करते हैं। कल्पना को उन्होंने एक, ये हम अगले टॉपिक में भी चर्चा करेंगे, प्राथमिक कल्पना और सेकेंडरी कल्पना ये कहा है। तो जो मानव कल्पना है वह ब्रह्म कल्पना का एक प्रतिरूप वे मानते हैं। कल्पना क्या है? एक अलौकिक प्रेरणा है, ईश्वरीय सृजना शक्ति के समान ही है वह। तो जो कार्य ब्रह्म कल्पना करती है वैसा ही कार्य मानव कल्पना करती है, यानी काव्य का सृजन कल्पना द्वारा ही होता है, यानी कल्पना का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है काव्य सृजन में। ब्रह्म कल्पना और मानव कल्पना में कॉलरिज कहते हैं कि इतना केवल उसके विस्तार का अंतर है। ब्रह्म कल्पना है वो अत्यंत व्यापक है, अनंत है, असीम है, लेकिन मानव की कल्पना है वह से की अपेक्षा छोटी है और सीमित कल्पना है। तो उनकी जो कल्पना संबंधी अवधारणा है उसके पीछे ब्रह्म और जगत का तात्विक विवेचन है। इस संबंध में वे ये भी कहते हैं कि प्रकृति के आदर्श और प्रतीकात्मक जो अर्थ है वे विद्यमान है। प्रकृति में आदर्श और प्रतीकात्मक अर्थ विद्यमान होते हैं। इस आदर्श और प्रतीकात्मक अर्थ को हम अपनी कल्पना द्वारा देख पाते हैं। और ये भी कहते हैं कि जब जड़ पदार्थों को देखकर कवि के मन में अनेक भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे चांद को, सूरज को, या सरोवर को, या उसमें खिले हुए कमल आदि को देखकर कवि के मन में अनेक कल्पनाएं आती हैं। तो इस प्रकार जब जड़ चेतन का जो प्रभाव पड़ता है तो उससे काव्य रचना होती है, उसमें कल्पना का समावेश उसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये उनके दार्शनिक विचार हैं जो कल्पना और काव्य से के जो आधार बनते हैं या इनका एक समन्वय उन्होंने किया है। तो इस प्रकार कल्पना को वे एक अलौकिक, एक प्रेरणा, एक मध्यस्थ शक्ति, प्रकृति और एक मानव के बीच में जो प्रकृति का जो चित्रण करता है मानव अपनी कल्पना के सहारे, तो एक प्रकार से मध्यस्थ शक्ति वे इसे स्वीकारते हैं। इसके पश्चात उनका कल्पना सिद्धांत, कल्पना से संबंधित। तो कल्पना के विषय में वे क्या कहते हैं, थोड़ा सा और विस्तार से दार्शनिक विचारों में हमने कल्पना के विषय में थोड़ा सा जाना, कल्पना के विषय में और अधिक हम जान लेते हैं। कल्पना वह मानसिक शक्ति है जो बहिर्जगत और अंतर्जगत का सफल संयोजन करती है। दोनों जगत को जो का एक संयोजन करने वाली शक्ति है। इसके द्वारा बाह्य जगत और मानसिक जगत दोनों का एक प्रकार से समन्वय हो जाता है। यह प्रतिबोधन और अवबोधन के अंतर को मिटाती है। प्रतिबोधन एक प्रकार से इसमें एक होता है एक सामान्य ज्ञान और एक थोड़ा सा एनलाइटमेंट, एक थोड़ा सा जब किसी वस्तु का बोध हो जाता है या एक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति, तो इन दोनों के अंतर को ये जो है कल्पना ये मिटा देती है। इस अंतर को बुद्धि द्वारा नहीं मिटाया जा सकता, कल्पना ही इस अंतर को मिटाती है। कल्पना है वो पदार्थों में चेतना का संचार कर देती है और उन्हें एक प्रकार से सजीव रूप में, जीवंत रूप में उन्हें हमारे सम्मुख वह प्रस्तुत करती है। और जो कवि या जो कलाकार है वह काव्य का सृजन करता है, कलाकृति का सृजन करता है, वह कल्पना के सहारे ही करता है। और वह क्या है, काव्य यानी प्रकृति का पुनर्सृजन ही कवि करता है और इसके लिए वह अपनी कल्पना का सहारा लेता है। इसके पश्चात कॉलरिज कल्पना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कल्पना के दो वर्ग हैं, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना, या जिसे हम अनुषंगी कल्पना कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक और भी कहते हैं, वो फैंसी या ललित कल्पना उसे नाम देते हैं। यानी कल्पना को एक व्यापक रूप में जो कल्पना की अवधारणा है उसे वे कहते हैं फैंसी या ललित कल्पना, एक और कल्पना। तो ये मुख्य रूप से जो कल्पना है यही काव्य का आधार बनती है और यही है फैंसी या ललित कल्पना की कल्पना से तुलना हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो ये जो कल्पना है इसके दो वर्ग वे बताते हैं, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना या अनुषंगी कल्पना यानी सेकेंडरी कल्पना, है ना, प्राइमरी इमेजिनेशन एंड
और सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राथमिक कल्पना या प्राइमरी इमेजिनेशन को ही वे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं कि यही संपूर्ण मानवीय ज्ञान का मूल हेतु है, यही हमें वस्तुओं का प्राथमिक ज्ञान कराती है ना। इस मानव को इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी बोध होता है उसे ये जो कल्पना है, प्राथमिक कल्पना, ये एक व्यवस्थित रूप प्रदान करती है, यानी हमारी इंद्रिय बोध को व्यवस्थित करती है। जैसे हमने अपनी आँखों से किसी वस्तु को देखा, उसके आकार को अथवा उसके रूप का बोध किया, फिर हाथ से स्पर्श करके उसकी कठोरता कोमलता का अनुभव किया, नाक से सूंघ कर हमने उसकी गंध आदि का पता लगाया, चेतन है तो हमने उसके स्वर को सुना। इस प्रकार विभिन्न बोधों की अवस्था देकर उस वस्तु का एक समग्र ज्ञान हमें होता है। ये समग्र ज्ञान हम अपनी कल्पना द्वारा ही प्राप्त करते हैं, यानी कल्पना ही हमें उस वस्तु का एक समग्र समन्वित एक ज्ञान या उसकी एक समन्वित एक परिकल्पना या एक अवधारणा हमारे समक्ष रखती है। तो इस प्रकार ये इंद्रिय बोध को व्यवस्थित रूप देकर वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने वाली ये एक शक्ति होती है। तो इसे उन्होंने कल्पना कहा है। इसके लिए उन्होंने कहा द प्राइमरी इमेजिनेशन प्रेजेंट्स टू द माइंड इट्स ओन वर्ल्ड एज एक्सटर्नल टू इटसेल्फ। इस प्रकार प्राथमिक कल्पना है वे मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करती है और उनका अवयव स्थित उनकी इंद्रिय बोधों को एक व्यवस्थित रूप देती है। इन इंद्रिय बोध द्वारा जो अलग अलग ज्ञान के जो खंड एक प्रकार से प्राप्त करता है उनको एक व्यवस्थित रूप ये कल्पना देती है। इसके पश्चात जो विशिष्ट कल्पना या उसे अनुषंगिक कल्पना कहा है, अंग्रेजी में उसे सेकेंडरी इमेजिनेशन कहते हैं। तो ये प्राथमिक कल्पना का ही सजग सचेत प्रयोग है। जब हम एक सजगता के साथ और एक बड़ी चेतनता के साथ प्राइमरी कल्पना का प्रयोग करते हैं तो वही सेकेंडरी कल्पना, विशिष्ट कल्पना या अनुषंगी कल्पना होती है, यानी सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है। यानी इसमें हमारी इच्छा अधिक होती है, इच्छा की सजगता से इसमें कार्य किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये प्राथमिक कल्पना का ही एक विकसित रूप है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोवेग आदि से संश्लिष्ट ये एक आत्मिक शक्ति है, यानी इन सभी का इसमें संश्लेषित रूप होता है। इस प्रकार ये एक संयुक्त आत्मिक ऊर्जा या एक संयुक्त आत्मिक शक्ति है। इसमें मन शक्ति होती है, आत्म शक्ति है ना, ये सभी पहलू इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोवेग ये सभी इसमें समाहित हो जाते हैं ना। तो इस संदर्भ में डॉक्टर बी प्रसाद का एक उनकी कोटेशन है। ये कहते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन इज ए कंपोजिट फैकल्टी ऑफ द साउंड कंसिस्टिंग ऑल अदर फैकल्टीज परसेप्शन, इंटेलेक्ट विद इमोशंस। यानी वही सभी प्रकार के इसमें भाव हैं, इसमें सभी प्रकार के बौद्धिक जो ज्ञान है वो एक समाहित रूप में ये होता है, इसलिए इसे आत्मिक शक्ति इसे कहा गया है। विशिष्ट कल्पना का कार्य दृश्यमान प्रकृति को अपनी अंतरात्मा के अनुरूप ढालना है। तो इस प्रकार ये एक नव आकार देने वाली और रूपांतरित कर देने वाली शक्ति है। इसके पश्चात हमने पहले भी उल्लेख किया था कि कल्पना के साथ वे एक ललित कल्पना का भी उल्लेख करते हैं। फैंसी जो शब्द है वह वैसे तो कालगृह से पूर्व भी प्रचलित था, लेकिन कालगृह से पूर्व कल्पना यानी इमेजिनेशन और ललित कल्पना जिसे फैंसी या फंटेसी भी पहले कहा जाता था, उसमें कोई तात्विक अंतर नहीं किया जाता था। दोनों शब्दों को पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया जाता था। इनमें अंतर केवल इतना ही है कि कल्पना शब्द का उद्गम है लैटिन भाषा से हुआ और फैंसी शब्द का है वो ग्रीक भाषा से हुआ है। लेकिन कालरिज ने इन दोनों को फिर अलग अलग इनकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि ललित कल्पना जो फैंसी है वह मात्र संकलन और संयोजन करने वाली शक्ति है, केवल संकलन करती है, संयोजन करती है ना। तो इसमें इसलिए एक मनमानापन होता है, एक यांत्रिकता होती है, ये एक निर्जीवता इसमें होती है। जबकि जो कल्पना है वह रचनात्मक एकत्रीकरण, प्रतिभा तथा सौंदर्य उत्पादक शक्ति है।
यानी कल्पना क्या है? रचनात्मक एकत्रीकरण प्रतिभा, ऐसी प्रतिभा जिसमें एकत्रीकरण किया जाता है वस्तुओं का, जैसे हमने पढ़ा था, एक ज्ञान का एक समन्वित रूप वह हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। सभी प्रकार के इंद्रिय बोध को वो समन्वित करती है और सौंदर्य उत्पादक शक्ति है। ये मन और आत्मा से संबंधित है। इस प्रकार ये समरसता और मार्मिकता से युक्त है। जबकि ललित कल्पना, जैसे हमने देखा, वो केवल संकलन करती है, संयोजन करती है। ये मस्तिष्क से संबंधित है, तो इस प्रकार ये एक यांत्रिक है, निरंकुश है, स्वच्छंद है, विवेकहीन है और इसका कोई गंभीर लक्ष्य भी नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो कल्पना है वह कविता में बिंबों का निर्माण करती है और ललित कल्पना है वह दिवा स्वप्नों में बिंबों का निर्माण करती है। यानी इसका मतलब कल्पना अधिक महत्वपूर्ण है। कविता में जो बिंब निर्माण होते हैं वह इस कल्पना द्वारा ही किया जाता है। स्मृति की एक विधि है जिसमें समय और स्थान का कर्म नहीं रहता। क्या है? जो ललित कल्पना है, फैंसी जिसे कहते हैं, वो एक स्मृति की एक विधि है। अब कौन सी चीज़ किस समय स्मृति में आती है या किस क्रम में स्मरण करती है, ये इसमें एक व्यवस्थित रूप नहीं है इसका। कल्पना है वह प्रतिभा से संबंधित है जो नैसर्गिक होती है। प्रतिभा नैसर्गिक होती है, प्राकृतिक मनुष्य प्रकृति प्रदत्त होती है। जबकि ललित कल्पना है वो निपुणता से संबंधित है। ललित कल्पना को व्यक्ति अर्जित कर सकता है, उसमें निपुण हो सकता है। जबकि प्रतिभा है वो मुख्य रूप से जन्मजात या नैसर्गिक होती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो कॉलरिज हैं वो कला विषय को उनका क्या दृष्टिकोण है, कला के विषय में वे क्या कहते हैं। तो उनके अनुसार कला है वो बाह्य प्रकृति की मात्र अभिव्यक्ति ही नहीं है, बल्कि कलाकार उस बाह्य प्रकृति का पुनर्सृजन करता है, उसकी कलागत अभिव्यक्ति करता है। तो इस प्रकार ये एक पवित्र अभिव्यक्ति है, कलागत अभिव्यक्ति है, पुनर्सृजन भी इसे हम कह सकते हैं। ये जो कला है मानव प्रकृति और आत्मा से संबंधित है, यानी वो एक आत्मिक रूप कला को देता है। और इसमें वो अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में वो ये उल्लेख भी करते हैं कि द वेरी स्पिरिट ऑफ नेचर विच प्रिसपोसेस ए बॉन्ड बिटवीन नेचर इन द हायर सेंस एंड द सोल ऑफ मैन, यानी कला प्रकृति की पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति है जिसमें प्रकृति और मानव आत्मा में एक बंधन की अपेक्षा की जाती है। यानी कला के माध्यम से प्रकृति है मानव आत्मा है वह प्रकृति के साथ एक बंधन में बंधती है। कला यानी दोनों को एक बंधन में बांध देती है, प्रकृति को और मानव की आत्मा को। इस प्रकार कला विषयक दृष्टिकोण भी उनका बड़ा पवित्र और एक आत्मिक दृष्टिकोण वे कला के विषय में व्यक्त करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कॉलरिज के सिद्धांतों या उनकी अवधारणाओं का अध्ययन करने के बाद कि कॉलरिज का पाश्चात्य काव्य शास्त्र में क्या महत्व है या उनकी क्या देन है। तो हम देखते हैं कि पाश्चात्य काव्य समीक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभ है। स्वच्छंदतावादी जो आलोचक हैं उनमें उनका प्रमुख स्थान है, यानी अरस्तु और लोंजाइस के समकक्ष उन्हें स्थान दिया जाता है। उन्होंने, जैसा हमने पढ़ा, काव्य और दर्शन दोनों का समन्वय किया है। अपने दार्शनिक विचारों में से ही उन्होंने उनमें कल्पना का समावेश करके और फिर किस प्रकार उसे काव्य से जोड़ा है, ये उनकी एक महत्वपूर्ण देन हम कह सकते हैं। स्वच्छंदतावादी काव्य के अनुकूल ही उन्होंने कल्पना की व्याख्या की है और उनका कल्पना सिद्धांत है ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र को उनकी एक महत्वपूर्ण देन है। इस विषय में जॉर्ज सेंटेंसबरी अपने ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म उसमें लिखते हैं, ही माइट बी कॉल्ड वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के महान आलोचकों में उनकी गिनती होती है या उनकी गिनती की जानी चाहिए। तो ऐसा कॉलरिज के विषय में जॉर्ज सेंटेंसबरी कहते हैं। तो ये था कॉलरिज के काव्य सिद्धांत, मुख्य रूप से उनका कल्पना सिद्धांत। इसके लिए संदर्भ ग्रंथ है काव्य शास्त्र, डॉक्टर भगीरथ मिश्र द्वारा रचित है
भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा रचित हरियाणा साहित्य अकादमी से प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त स्नातकोत्तर स्तर के जो छात्र हैं उनके लिए दूरस्थ शिक्षा निदेशालय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा प्रकाशित काव्य शास्त्र और साहित्यालोचन। ये व्याख्यान आपने सुना। धन्यवाद।